Hello students, how are you? Welcome back in my physics class. Students, आज मैं आपको नया चैप्टर शुरू कर रहा हूं जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। और फोर्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो चीजों के बारे में बात करूंगा। आप जानते भी होंगे, ये हैं स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ मोशन। स्टूडेंट्स, ये बॉक्स टेबल पे रखा हुआ है और जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि इट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। ये हमको पता कैसे चलेगा? इसके लिए हम एक कोई रेफरेंस पॉइंट, जैसा कि यहां पर एक पेंसिल को लिया गया है, दिखाई दे रहा है। अब आप देखिए कि ये बॉक्स इस पेंसिल के रिस्पेक्ट में जरा सा भी डिस्प्लेस नहीं हो रहा, यानी इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। किसके रिस्पेक्ट में? पेंसिल के रिस्पेक्ट में। और इसलिए हम इसको स्टेट ऑफ रेस्ट डिफाइन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम इस बॉक्स को अब डिस्प्लेस करते हैं, आप देखिए ये पेंसिल के पास जा रहा है, पेंसिल से दूर जा रहा है। इसका मतलब देयर इज चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट टर्म्ड एज पेंसिल, विच इज टेकन हियर एज द पेंसिल। इसका मतलब अब ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ मोशन में है। स्टूडेंट्स, अब इस ऑब्जेक्ट के मोशन का कॉज क्या है? ये ऑब्जेक्ट क्यों मूव कर रहा है? देखिए, मैं इसको पुश कर रहा हूं तो इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, या पुल कर रहा हूं, यानी पुश एंड पुल इज द कॉज ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट? ठीक है स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ द मोशन। और मैंने आपको बताया स्टेट ऑफ रेस्ट, इफ देर इज नो चेंज इन द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू अदर, देन द ऑब्जेक्ट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। यस, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज नहीं हो रहा है तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में कहलाएगी। स्टेट ऑफ मोशन, इफ देर इज चेंज, यहां क्या था? रेस्ट में नो चेंज, और यहां क्या है? इफ देर इज चेंज इन द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू अदर, देन द ऑब्जेक्ट इज इन द स्टेट ऑफ मोशन। क्लियर? और जैसा मैं अभी आपको बता चुका हूं, कॉज ऑफ मोशन पुश और पुल ऑन द ऑब्जेक्ट। यस, किसी ऑब्जेक्ट को पुश करें या पुल करें तो क्या होता है? उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। अगर रेस्ट में है तो मोशन में आ जाएगा, मोशन में है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, कम होगी या घटेगी, या रेस्ट में आ जाएगा। तो दिस इज द कॉज ऑफ मोशन। इट मीन्स पुश एंड पुल इज द कॉज ऑफ मोशन, राइट स्टूडेंट्स? अब हम बात करते हैं फोर्स की। व्हाट इज द फोर्स? स्टूडेंट्स, फोर्स के बारे में कहा गया है कि इट इज पुश और पुल दैट चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फोर्स। क्या मतलब हुआ? यानी फोर्स एक तरीके का पुश या पुल है, पुश पुल। यस, जिसके कारण ऑब्जेक्ट के शेप में चेंज हो जाता है। जैसे प्लास्टिक स्केल पे फोर्स लगाइए तो फोल्ड हो जाती है। यस, रबर बैंड को खींचिए तो उसकी लेंथ बढ़ जाती है। ये एक बैलून है एयर भरा हुआ, उसको प्रेस करिए तो उसका शेप चेंज हो जाता है। यस, इसका मतलब पुश और पुल के कारण ऑब्जेक्ट के शेप, साइज या पोजीशन में जो चेंज हो जाता है, इसको हम इस पुश और पुल को फोर्स कहते हैं, राइट? अच्छा,
इस पुश और पुल से शेप, साइज, पोजीशन तो चेंज ही होते हैं, इसके साथ साथ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाता है। जैसे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ जाती है या घट जाती है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, पीछे से पुश करिए तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, या ऑब्जेक्ट चल रहा है सामने से पुश करिए तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, या उसको पीछे से पुल करिए तो उसकी स्पीड कम होगी। इसका मतलब दिस फोर्स, दैट इज द पुश एंड पुल, ऑल्सो चेंजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। और इसके साथ साथ क्या होता है, डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। जैसे आप पतंग उड़ाते हैं, काइट फ्लाई करते हैं, धागे को खींचे फोर्स लगा करके, तो पतंग लेफ्ट या राइट या अप या डाउन कहीं चली जाती है। इट ऑल्सो चेंजेस द डायरेक्शन। यस, ओके। तो फाइनली व्हाट इज द फोर्स? Force is the push or pull that changes or tends to change the shape and size of the object. With this, it also changes the position of the object. Yes, and it can also change the magnitude of the velocity of the object. Also, the direction. Yes? Okay, students, you got the information about the force. अब हम बात करने जा रहे हैं एक फोर्स की जिसको हम लोग कहेंगे बैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस फोर्स क्या है? जैसे ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इस पे हम फोर्स लगाते हैं, तो मैंने जब फोर्स लगाया तो ये मूव कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो गया, यानी वेलोसिटी बदल गई। रेस्ट में 0 पे था, इसने कुछ वेलोसिटी गेन किया, यानी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। मैं इस साइड से फोर्स लगा रहा हूं, इसके बाद भी ये मूव कर रहा है, अब इधर मूव कर रहा है, तो इसका मतलब इसमें फिर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। दोनों फोर्स कैसे थे? सेपरेट फोर्स थे। लेकिन अगर अब हम इस ऑब्जेक्ट पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएं, ये फोर्स इधर लग रहा है और ये फोर्स इधर लग रहा है, दिखाई दे रहा है ना? और दोनों फोर्स कैसे हैं? इक्वल इन द मैग्नीट्यूड। तो अब क्या हो रहा है? क्या ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है? नो। यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट पर दो इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन के फोर्स ऐड कर रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज नहीं होता है, और इस तरीके के फोर्स को हम बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। बात समझ में आ गई? और यहां पर लिखा हुआ है व्हेन वी अप्लाई टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ऑन एन ऑब्जेक्ट इन सच अ वे दैट देयर इज नो चेंज in the position of the object, such type of forces are balanced force। और जैसा कि मैंने इस बॉक्स के फॉर्म में दिखाया, अभी मैं आपको एक डायग्राम से भी इसको समझाता हूं। स्टूडेंट्स, ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर दो फोर्सेस F1 और F2 लग रहे हैं। दिस इज F1 एंड दिस इज F2। यस, अब डायरेक्शन क्या है? F1 towards the right and F2 towards the left। और लिखा हुआ है मैंने मैग्नीट्यूड दोनों के सेम है, तो क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा? नो। ये फोर्स इसको न्यूट्रल कर देगा या ये फोर्स इसको बैलेंस कर देगा। इसका मतलब ये दोनों पेयर फोर्स का जो जोड़ा है F1 F2, these two forces are बैलेंस फोर्स। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट में मोशन नहीं हो पा रहा है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही है। यस, अब हम बात करते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स की। स्टूडेंट्स, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है? जैसे आपने बैलेंस फोर्स में कहा था कि इक्वल एंड अपोजिट, यहां पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल डेफिनेशन कहती है कि अपोजिट बट अनइक्वल मैग्नीट्यूड। केवल इतना ही डिफरेंस है। बैलेंस फोर्स में क्या था? इक्वल मैग्नीट्यूड। लेकिन अनबैलेंस फोर्सेस में यहां पर आपका अनइक्वल मैग्नीट्यूड आएगा। तो क्या हुआ? ये ऑब्जेक्ट है, इस पे एक फोर्स F1 लग रहा है, दूसरा फोर्स F2 लग रहा है। अगर दोनों फोर्स बराबर होंगे जैसा कि यहां था तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहेगा। लेकिन यहां क्या हो रहा? ये तो अनबैलेंस फोर्स पढ़ रहे हैं ना हम लोग। तो अनबैलेंस फोर्स में क्या होगा? मैंने कहा है अनइक्वल मैग्नीट्यूड, यानी F1 और F2 की कंडीशन क्या हो सकती है? F1 ग्रेटर देन F2, यानी ये इससे ज्यादा है, या F2 ग्रेटर देन F1, F2 विल बी ग्रेटर देन F1। अब इस कंडीशन में क्या होगा? फर्स्ट कंडीशन F1 ग्रेटर देन F2, यानी F1 अगर ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? इधर मूव करेगा ना, राइट? यानी ऑब्जेक्ट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स।
और अगर F2 ग्रेटर है तो क्या होगा, F1 से F2 ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट इधर मूव करेगा, यानी इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स। यस, तो अब मैं डिफाइन कर रहा हूं अनबैलेंस फोर्स को, अकॉर्डिंग टू विच व्हेन टू फोर्सेस ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड acts on an object in opposite direction, then the object starts moving in the direction of force of greater magnitude. Be sure, in the direction of force of greater magnitude. In this condition, forces are not balanced, and that you can say unbalanced force acts in the direction द ऑब्जेक्ट मूव्स, यानी जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में अनबैलेंस फोर्स का डायरेक्शन होगा, और वो क्या होगा, दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेट फोर्स ऑफ ग्रेटर मैग्नीट्यूड। क्लियर स्टूडेंट्स, ये दोनों कंडीशन हमारी क्या थी, अनबैलेंस और अनबैलेंस की, जबकि दोनों ऑब्जेक्ट हमारे रेस्ट में थे, यानी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तब बैलेंस और अनबैलेंस की कंडीशन क्या दिखाई दे रही है। अच्छा, बैलेंस कंडीशन में ऑब्जेक्ट रेस्ट में था और रेस्ट में ही रहेगा, यानी इस पे प्रोड्यूस एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा ना, रेस्ट में ही है, मोशन नहीं हो रहा। यस, और अनबैलेंस वाले में क्या होगा, अनबैलेंस फोर्सेस में क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा, रेस्ट में था और ऑब्जेक्ट अब मूव कर जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो स्टूडेंट्स, इट्स वेरी क्लियर दैट इन बैलेंस फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस विल बी जीरो, व्हाइल इन अनबैलेंस फोर्स एक्सेलरेशन विल बी प्रोड्यूस्ड। क्लियर? ओके। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आप फिर क्वेश्चन उठाइए, क्या ये बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स रेस्ट में ही वर्क करते हैं, क्या मोशन में नहीं वर्क करते हैं? तो हम देखते हैं इसको। जैसे यही ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट राइट साइड में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता हुआ चला जा रहा है, अब मोशन में है ऑब्जेक्ट, और इस पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, इक्वल और अपोजिट। तो इक्वल और अपोजिट फोर्स दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं ना। तो रिजल्टेंट क्या हो गया इनके ऊपर, नेट फोर्स क्या हुआ, जीरो हो गया ना। F1 और F2 अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी बैलेंस कर देंगे, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हुआ, जीरो। और जब रिजल्टेंट फोर्स जीरो हुआ तो अब ये बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही थी, जिस वेलोसिटी से, उसी वेलोसिटी से मूव करती हुई चली जाएगी। अब वेलोसिटी में क्या कोई चेंज हुआ, नहीं हुआ ना। जिस वेलोसिटी से पहले मूव कर रही थी, बैलेंस फोर्स लगने के बाद भी उसी वेलोसिटी से मूव कर रही है। क्यों? क्योंकि ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं और नेट फोर्स जीरो लग रहा है, यानी अगेन एक्सेलरेशन विल बी जीरो। इसका मतलब बॉडी रेस्ट में हो या बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रही हो, बैलेंस फोर्स लगने पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस विल बी जीरो। अब वहीं पे हम अनबैलेंस फोर्स की बात कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, अगर ये अनबैलेंस फोर्स लग रहा है और बॉडी मूव कर रही है राइट साइड, जैसे दिखा रहा हूं मैं, ये राइट साइड मूव कर रही है, अब अनबैलेंस फोर्स लग रहे हैं, तो क्या होगा, ये तो यूनिफॉर्म मोशन में थी, यूनिफॉर्म मोशन यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही थी। अच्छा, अब आपने इस पे अनबैलेंस फोर्स लगाया, तो अनबैलेंस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स। मान लीजिए पहली कंडीशन कहती है F1 इज ग्रेटर देन F2, यानी ये फोर्स ज्यादा है, तो किधर बॉडी मूव करेगी, ग्रेटर फोर्स के डायरेक्शन में, यानी टुवर्ड्स द मोशन ऑफ द बॉडी। यानी बॉडी जिधर मूव कर रही थी, रिजल्टेंट अनबैलेंस फोर्स भी उधर ही लगेगा, तो इस बॉडी की स्पीड क्या होगी, यस, इंक्रीज करेगी, क्योंकि जिधर मूव कर रही थी उधर ही फोर्स लग रहा है रिजल्टेंट, तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। अच्छा, अगर F2 ग्रेटर है तो अनबैलेंस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, बॉडी तो इधर मूव कर रही है ना, तो रिजल्टेंट किधर होगा, फोर्स का ग्रेटर फोर्स की डायरेक्शन में, और ग्रेटर फोर्स कौन सा है, F2, तो फोर्स इधर लगेगा, तो ये फोर्स इसके मोशन को अपोज करेगा ना। तो अब क्या होगा, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। यस, यानी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, यानी इस कंडीशन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो स्टूडेंट्स, इन अनबैलेंस फोर्स, इन द कंडीशन ऑफ अनबैलेंस फोर्स, बॉडी चाहे आपकी रेस्ट में हो या बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रही हो, जब भी अनबैलेंस फोर्स लगेगा, एक्सेलरेशन जरूर प्रोड्यूस होगा। बात समझ में आ गई?
ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर एक बात हम आपसे कहें कि अगर मैं स्पेस से ये फोर्स हटा दे रहा हूं और केवल F1 फोर्स लग रहा है तो क्या होगा? बॉडी मूव करेगी ना? यस, किधर मूव करेगी? टूवर्ड्स द राइट। अच्छा चलो ठीक है, मैंने एक छोटा सा फोर्स लगाया कम अमाउंट का, तो क्या ये मूव करेगी? मान लीजिए नहीं मूव कर रही है, तो हमने इस फोर्स को बढ़ाया, और जब हमने इस फोर्स को बढ़ाया अब भी ये मूव नहीं कर रही है। क्यों नहीं मूव कर रही है? इसका मतलब इस फोर्स को लगाने पर यहां कोई दूसरा फोर्स भी वर्क कर रहा है। ये वाला नहीं वर्क कर रहा है, इसको तो हमने हटा ही दिया है। मैं केवल एक फोर्स F1 लगा रहा हूं, अब बॉडी मूव नहीं कर रही है, इसका मतलब कोई फोर्स लग रहा है। वो फोर्स है क्या? हम इस फोर्स की बात करने जा रहे हैं। तो अब इस कंडीशन में स्टूडेंट्स एक नया फोर्स आपके सामने आ रहा है, और इस फोर्स को हम लोग कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। क्यों नहीं चल रहा है? बॉडी पे आपने फोर्स लगाया ना, इस पे फोर्स लगाया तो इसको चलना चाहिए ना, नहीं चल रहा है। तो इसका मतलब इस बॉडी पर, बॉडी पे नहीं, बॉडी की लोअर सरफेस और प्लेन के कांटेक्ट के बीच में कोई एक फोर्स लग रहा है। अब उसका डायरेक्शन किधर होगा? अपोजिट डायरेक्शन में होगा ना, अपोजिट। यस, तभी तो ये मूव नहीं कर रहा, और दोनों इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में। भाई आपका एक्सटर्नल फोर्स F1 इधर लग रहा है, और अपोजिट डायरेक्शन में लेयर के बीच में लगने वाला फोर्स, लेयर्स इन कांटेक्ट, जो दोनों सरफेस कांटेक्ट में है उनके बीच में अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स, और ये दोनों बराबर होंगे, तभी तो मूव नहीं कर रही है। अब जब आपका ये फोर्स ग्रेटर हो जाता है इस फोर्स से, फ्रिक्शन से, तब ये बॉडी मूव करती है। तो अब हम जिस नए फोर्स की बात कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन करता क्या है? मैंने फोर्स लगाया, बॉडी नहीं चली, इसका मतलब ये फ्रिक्शन जो है बॉडी के मोशन को रेजिस्ट कर रहा है। यानी चलने से, इस फोर्स से चलना चाहिए लेकिन चलने नहीं दे रहा। इसका मतलब दिस फ्रिक्शन फोर्स इज रेजिस्टिंग द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। यस, और यही यहां पे दिया गया है, फ्रिक्शन इज द रेजिस्टेंस टू मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट मूविंग रिलेटिव टू अनदर। यस, जैसे ये ऑब्जेक्ट है और ये इस टेबल के ऊपर ट्रेवल कर रहा, चल रहा है फोर्स लगाने से, और जब फोर्स लगा रहा हूं नहीं चल रहा, तो इसका मतलब इन दोनों ऑब्जेक्ट के लेयर, कांटेक्ट सरफेस के बीच में एक कोई फोर्स लग रहा है जो इस ऑब्जेक्ट की मोशन को अपोज कर रहा है। अब उसका डायरेक्शन किधर होगा? मान लीजिए फोर्स मैं इधर लगा रहा हूं, इधर मूव करने के लिए, तो फ्रिक्शन किधर होगा? इधर होगा, तभी तो अपोज करेंगे, और तभी ये बॉडी मूव नहीं करती। अच्छा, जब ये आपका फोर्स ग्रेटर हो जाएगा फ्रिक्शन से, तब ये बॉडी मूव कर देगी। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब फ्रिक्शन क्या है? डिफाइन किया है, फ्रिक्शन इज द रेजिस्टेंस टू मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट मूविंग रिलेटिव टू अनदर, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं फ्रिक्शन इज द टेंडेंसी ऑफ फोर्स टू अपोज द मोशन ऑफ अ बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अदर। यानी एक सरफेस पर दूसरी बॉडी के मोशन को अपोज करने की टेंडेंसी, एक सरफेस पर दूसरी बॉडी के मोशन को अपोज करने की टेंडेंसी हमारी फ्रिक्शन कहलाती है। और स्टूडेंट्स, ये डायग्राम है, ये एक्सटर्नल फोर्स इधर लग रहा है, तो फ्रिक्शन दोनों के लेयर कांटेक्ट पे अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। यानी फ्रिक्शन फोर्स एक्सटर्नल फोर्स को अपोजिट डायरेक्शन में होता है, मोशन को अपोज करता है। बात समझ में आ गई ना? तो इसका मतलब कि अगर ये फोर्स नहीं है तो इसके साथ अनबैलेंस फोर्स कौन बनाएगा? जब तक फोर्स लगाने पे बॉडी नहीं चल रही है तो फ्रिक्शन फोर्स इसके साथ बैलेंस फोर्स बना रहा है, लेकिन जैसे ही बॉडी चल देगी तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा और ये एक्सटर्नल फोर्स F1 ज्यादा हो जाएगा ना, तो ये अनबैलेंस फोर्स हो जाएगा। क्लियर? ठीक है स्टूडेंट्स, अब फ्रिक्शन कैसे कम हो सकता है, कैसे ज्यादा हो सकता है? जैसे साइकिल आप चला रहे हैं तो पैडल बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, तो चेन में आप ग्रीस लगवा देते हैं, ऑयलिंग करा देते हैं, यानी स्मूथ सरफेस करा देते हैं। अब बाइसिकल आपकी आराम से चलती है। इसका मतलब स्मूथ सरफेस पर फ्रिक्शन कम होगा और रफ सरफेस पर फ्रिक्शन ज्यादा होगा। यस, तो फ्रिक्शन क्या है? एक फोर्स है जो एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, और ये दोनों ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट सरफेस के बीच में एक्सटर्नल फोर्स के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, और ये मोशन को अपोज करता है। दैट्स इट। बात समझ में आ गई? राइट।
दिस वाज आपके लेवल का ये फ्रिक्शन है, ठीक है। बाकी तो इस फ्रिक्शन में तो अभी हम लोग और पढ़ेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन, डायनामिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, लेकिन आपके लेवल पे बेसिक आइडिया ऑफ द फ्रिक्शन यही है, ठीक है। फिर डिटेल में हम अगले लेक्चर में फ्रिक्शन के बारे में बताएंगे, जिसमें हम स्टैटिक, डायनेमिक और लिमिटिंग फ्रिक्शन को टेकअप करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करने जा रहे हैं इनर्शिया की। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया एक्चुअली ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। और क्या प्रॉपर्टी है? कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहता है या रहना चाहता है, और अगर वो मोशन में है तो वो अपनी मोशन में ही रहना चाहता है। ऑब्जेक्ट की इस प्रॉपर्टी को हम लोग इनर्शिया कहते हैं। जैसे यहां पे दिया गया है कि इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट इट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट, and if it is in motion it tends to keep moving. This property of an object is inertia. Clear? अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है, मूव कर रही है तो मूव करना चाहती है, और ऑब्जेक्ट की इस प्रॉपर्टी को हम लोग इनर्शिया कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस टू चेंज है ना, अगर चल रही तो चलती रहना चाहती है, रुकना नहीं चाहती है, तो चेंज यानी रुकने को अपोज कर रही है। या अगर ऑब्जेक्ट रुकी हुई है तो रुकी रहना चाहती है, चलने को अपोज करती है, और इसीलिए हम कहते हैं इनर्शिया मींस रेजिस्टेंस टू चेंज, चेंज का रेजिस्टेंस यानी विरोध। यस, और इस टर्म को सबसे पहले यूज किया था, किस टर्म को? इनर्शिया को सबसे पहले यूज किया था साइंटिस्ट गैलीलियो ने, ठीक है। गैलीलियो ने इनर्शिया टर्म को सबसे पहले यूज किया था। और स्टूडेंट्स, अब हम आपको इनर्शिया के 3 टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला है इनर्शिया ऑफ द रेस्ट। इनर्शिया ऑफ द रेस्ट, अरे यहां पे मैंने बताया ना, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, वही इनर्शिया है। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या हो जाएगा? द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू रिमेन इन इट्स पोजिशन ऑफ द रेस्ट। किसी भी बॉडी की अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है, इस टेंडेंसी को हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं। यस, देखिए एक बस चली जा रही है, चली नहीं जा रही, बस रुकी हुई है और हम उस पर बैठे हुए हैं, और अचानक से बस चलती है तो क्या होता है? हम पीछे की ओर गिर जाते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कैसे भाई? बस रुकी हुई है, हम भी रुके हुए हैं, हम बस पे बैठे हुए हैं, तो हमारा जो पार्ट बस के कांटेक्ट में है वो तो रुका हुआ है, पूरी बॉडी रुकी हुई है। लेकिन जैसे ही बस अचानक चलती है तो जो पार्ट बस के कांटेक्ट में था वो आगे बढ़ता है ना, लेकिन ऊपर की बॉडी रेस्ट में थी और रेस्ट में रहना चाहती है, और इसीलिए वो पीछे की ओर गिर जाती है। यस, ये एग्जांपल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। Finally, the tendency of body to remain its position of rest is inertia of rest. Inertia of motion, motion में रहने की tendency inertia of motion होगी. Yes, the tendency of a body to remain in its state of uniform motion in a straight line is inertia of motion. यानी सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन के साथ रहने की टेंडेंसी उस बॉडी की इनर्शिया ऑफ मोशन कहलाती है। जैसे अब मैं फिर वही बस दे रहा हूं, बस चली जा रही है सीधी लाइन में, स्ट्रेट लाइन में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो मेरी पूरी बॉडी, मैं उस पर खड़ा हूं तो मेरी पूरी बॉडी साथ में चली जा रही ना। यस, लेकिन जैसे ही अचानक वो ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो बस रुक जाती है, और बस के रुकने से जो मेरे पैर बस के कांटेक्ट में आते हैं वो भी रुक जाते हैं। लेकिन ऊपर की बॉडी तो मोशन में थी भाई, बस के रुकने से पैर जो कांटेक्ट में थे वो रुक गए, लेकिन अपर पोर्शन इट वॉज इन द मोशन और इट वॉन्ट्स टू रिमेन इन द मोशन, और इसीलिए जैसे ही बस रुकती है हम आगे की ओर गिर पड़ते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है? दिस इज द इनर्शिया ऑफ मोशन। क्यों गिर पड़ते हैं आगे की ओर? चलती हुई बस अचानक रुकती है तो हम आगे गिर पड़ते हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। और ऐसे ही तीसरा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन के साथ अपने आप को, चेंज को मेंटेन करने की इनएबिलिटी कहलाती है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जो दिया हुआ है, द इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ
its direction of motion is inertia of direction. अब इसका एग्जाम्पल क्या है, क्या क्या मतलब हुआ उसका? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे डायरेक्शन के साथ अपने आप को चेंज करने की एबिलिटी न होना, यानी इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी, डायरेक्शन के साथ चेंज होने की, हमारी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहलाती है. अब इसका एग्जांपल देखिए, जैसे साइकिल चलती है तो बाइसिकल का टायर जो है वो गोल गोल घूमता है ना, लेकिन लोअर पार्ट जैसे पीछे की ओर चलता है तो मड, जो भी पानी कीचड़ जो भी है, वो सब पीछे की ओर स्ट्रेट लाइन में फेंकता है, यानी वो टायर के साथ नहीं घूम सकता. क्यों? क्योंकि वो बॉडी यानी वाटर की ड्रॉपलेट्स रोटेट करना, यानी डायरेक्शन को चेंज करने की टेंडेंसी इसके पास नहीं होती, इनएबिलिटी होती है, और इसीलिए वो आउटवर्ड पीछे की ओर पानी फेंकता हुआ चला जाता है. दूसरा एग्जांपल क्या है, जैसे कार चली जा रही है सीधे स्ट्रेट और अचानक से टर्न आता है, तो जैसे ही तेज जाती हुई कार लेफ्ट टर्न करती है तो हम क्या होते हैं, राइट साइड की तरफ पलट जाते हैं. क्यों? क्योंकि हम अचानक से चेंज होते हुए डायरेक्शन को अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते, हमारे पास इनएबिलिटी, हम नहीं कर सकते. लोअर पार्ट तो मुड़ जाता है, कॉन्टैक्ट में है ना, लेकिन अपर पार्ट आउटवर्ड की तरफ बेंड कर जाता है. तो ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है. तो दिस वाज अबाउट द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, मास एज द मेजर ऑफ इनर्शिया. मास क्या है? मास एक्चुअली इनर्शिया का मेजरमेंट है. ठीक है, जैसे यहां लिखा भी है कि मास ऑफ अ बॉडी इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया. इनर्शिया क्या है? टेंडेंसी टू अपोज द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन. तो अगर हल्की बॉडी है तो उस पर हम हल्का फोर्स लगाएंगे तो बॉडी हल्का अपोज करेगी, और हैवी बॉडी होगी तो उस पर हम ज्यादा फोर्स लगाएंगे उसको चलाने के लिए, तो इसका मतलब बॉडी उसको स्ट्रांगली अपोज कर रही है. यस, ठीक है. अब हैवी बॉडी है यानी उसका मास ज्यादा है, हल्की बॉडी है यानी उसका मास कम है. तो वही यहां पर दिया हुआ, मास as the measure of the inertia, that is the mass of a body is the measure of its inertia. And if a body has more mass, it has more inertia. जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उसकी इनर्शिया ज्यादा होगी. जैसे एक फुटबॉल हल्का सा होता है, उस पर आप किक मारिए तो बड़ी दूर तक चला जाएगा, लेकिन फुटबॉल के शेप का उसी साइज का एक स्टोन है, पत्थर है, और उस पर आप किक मारिए तो क्या होगा, वो तो बगल में ही गिर जाएगा. क्यों? क्योंकि उसका मास ज्यादा है. तो आप किक मार के उसकी स्टेट चेंज करना चाहते हैं ना, रेस्ट की स्टेट को मोशन में करना चाहते हैं, और वो आपको अपोज कर दे रही है, और स्ट्रांगली अपोज कर रही है. क्यों? क्योंकि उसका मास ज्यादा है. पत्थर है ना, सॉलिड स्टोन, तो उसका मास ज्यादा होगा तो वो स्ट्रांगली अपोज करेगा, और हो सकता है आपको चोट भी लग जाए. ठीक है ना. तो वही स्टेटमेंट है, मास ऑफ द बॉडी इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया. If a body has more mass, it has more inertia. If a body has less mass, it has less inertia. Yes? तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा इतना ही, और इसमें हमने पढ़ा what is the cause of motion, push and pull. What is the force? The push and pull, which changes shape and size and position and magnitude of the velocity and direction also, is the force. इसके बाद हमने बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स पढ़े. बैलेंस फोर्स में चाहे बॉडी रेस्ट में हो या मोशन में हो, यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन जीरो प्रोड्यूस होता है, यानी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता ही नहीं है. और अनबैलेंस फोर्स में बॉडी रेस्ट में हो या मोशन हो, एक्सेलरेशन जरूर प्रोड्यूस होगा. यस. इसके बाद हमने फ्रिक्शन पढ़ा. फ्रिक्शन क्या है? टेंडेंसी टू अपोज द मोशन. ठीक है. और वो कहां से होती है? एक फोर्स होता है जो दोनों सरफेस के बीच में एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, यानी मोशन को अपोज करने की टेंडेंसी, जिसको हम रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं. द रेजिस्टेंस टू मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज इन फ्रिक्शन. ठीक है. और फ्रिक्शन, स्मूथ बॉडी में फ्रिक्शन मिनिमम होता है और रफ बॉडी में फ्रिक्शन ज्यादा होता है. जितना बॉडी रफ होती जाएगी फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा, जितना स्मूथ होती जाएगी फ्रिक्शन कम होता जाएगा, और फ्रिक्शन कम करने के लिए स्मूथनेस बढ़ाते जाइए.
यस इसके बाद हमने इनर्शिया पढ़ा। इनर्शिया बॉडी की टेंडेंसी है अपनी स्टेट को मेंटेन रखने की, यानी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी, अगर मूव कर रही है तो मूव करना चाहेगी। इस टेंडेंसी को हम लोग या इस प्रॉपर्टी को इनर्शिया कहते हैं। और इनर्शिया 3 टाइप्स की मैंने बताई, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, और इसके एग्जांपल बताए। और लास्ट में मैंने आपको मास एज ए मेजर ऑफ इनर्शिया, जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया ज्यादा होगा, जिस बॉडी का मास कम होगा उसका इनर्शिया कम होगा। यस स्टूडेंट्स, थैंक यू, वी विल सी यू in my next lecture. Thank you.